हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था 12th क्लास का वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। और इस टॉपिक में लास्ट की जो क्लास कल की जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में हमने इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन यानी परिचय पढ़ लिया था। आज की जो क्लास है इस क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मेंडलवाद, जिसे आप इंग्लिश में मेंडलिज्म कहते हैं, वो पढ़ेंगे। मतलब आज की जो क्लास है इसमें हम मेंडल के ऊपर बातें करेंगे कि मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था, क्या क्या काम किया था उन्होंने, कितने लक्षण लेकर अपने प्रयोग किए थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, और मृत्यु के बाद में वापस उनके जो प्रयोग थे उनको किस वैज्ञानिक ने खोजा और कब खोजा और कैसे खोजा। तो देखिए शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेंडलवाद। मेंडलवाद हिंदी में मेंडलवाद और इंग्लिश में इसे मेंडलिज्म करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि जो आनुवांशिकता है इसके जो आधारभूत जो सिद्धांत दिए थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। कब दिए थे? तो उन्होंने दिए थे 1867 में। तो पहली लाइन आपको ये याद रखनी है कि जो आनुवांशिकता के जो आधारभूत सिद्धांत है, आनुवांशिकता के आधारभूत सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1867 में दिए। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? अब देखिए हम बात करेंगे मेंडल वैज्ञानिक के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा सकते हैं इसके साथ ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या पढ़ेंगे हम? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल यही वैज्ञानिक है जिसे आप फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें तो सबसे पहले इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया देश के एक गांव था, उस गांव का नाम था सिलीसिया गांव। उस गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। फिर अक्टूबर 1843 के अंदर इन्होंने ऑस्ट्रिया के अंदर एक ब्रून शहर था, ब्रून, उस ब्रून शहर के अंदर उन्होंने पादरी का एक पद ग्रहण किया था। और इन्होंने जब पद ग्रहण किया था उसके बाद में इनको ग्रेगर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जो मेंडल है इन्होंने अपने जो प्रयोग किए थे ये उद्यान मटर के ऊपर किए थे, जिसे आप इंग्लिश में गार्डन पी कहते हैं। उसका जो वैज्ञानिक नाम था उसका पाइसम सटाइवम था। और मेंडल ने मटर की 34 किस्मों का चयन किया। ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को कंफ्यूजन होता है। 34 किस्मों का चयन किया था लेकिन उनमें से अपने प्रयोग 22 किस्मों पर किए थे। और कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर प्रयोग किया था? तो वो है 7 जोड़ी। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते जाना। सबसे पहले बात करेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल की। तो इनके जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था इनका 22 जुलाई 1822 के अंदर। ठीक है, कहा हुआ था? तो एक देश था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया देश। ऑस्ट्रिया देश, और इस देश के अंदर एक गांव था, उस गांव का नाम था सिलीसिया गांव। सिलीसिया गांव, इस गांव के अंदर मेंडल का जन्म हुआ था। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है? जन्म 22 जुलाई 1822 के अंदर, ऑस्ट्रिया देश, और गांव था सिलीसिया। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने अक्टूबर 1843 के अंदर ऑस्ट्रिया के अंदर एक शहर था, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में, ब्रून शहर में, ब्रून शहर का नाम है, ब्रून शहर में पादरी का पद ग्रहण किया।
पादरी का जो पद है उस पद को इन्होंने ग्रहण किया और यहीं से इनको क्या उपाधि मिली थी, ग्रेगर की। यहीं से इनको ग्रेगर की उपाधि मिली। किसकी उपाधि मिली, ग्रेगर की। यहीं से इनको ग्रेगर की उपाधि मिली। ठीक है, मिली। फिर बात करें तो मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए थे वो प्रयोग किस पर किए थे, तो मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे उद्यान मटर के ऊपर। उद्यान मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या था, तो वैज्ञानिक नाम था पाइसम सेटाइवम। ठीक है, पाइसम सेटाइवम इस उद्यान मटर का या मटर का वैज्ञानिक नाम होता है और उद्यान मटर यानी गार्डन पी, गार्डन पी। ठीक है, तो ये बेसिक बातें आपको याद रखनी है। हो जाएगा यहाँ तक। अब देखिए मैं थोड़ा सा रफ करना चाहूंगा, आगे की बात करेंगे। तो जो मेंडल थे इन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे वो प्रयोग लगभग 7 वर्षों तक किए थे। 1856 से लगाकर 1863 तक इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। किस पर प्रयोग किए थे, तो उद्यान मटर पर किए थे। ठीक है, फिर बात करें आगे, रफ कर दो यहां से। तो देखिए साथ साथ में आप नोट करते रहना। अब हम देखो आगे बात कर रहे हैं। तो जो मेंडल है, मेंडल ने 7 वर्षों तक, 7 साल तक, कब से कब तक, तो 1856 से 1863 तक प्रयोग किए। ठीक है, फिर बात करेंगे कि जो मेंडल था, इन्होंने मेंडल ने उद्यान मटर जो लिया था उसकी कितनी किस्मों का चयन किया था, तो 34 किस्मों का चयन किया। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। 34 तो सिलेक्शन की थी, 34, और उनमें से प्रयोग किए थे 22 के ऊपर। ठीक है, तो ये याद रखना। मेंडल ने मटर की या उद्यान मटर की 34 किस्मों का चयन किया। जिनमें से 22 किस्मों पर अपने संकरण प्रयोग किए। ठीक है, लेकिन फिर बात आती है इंपॉर्टेंट कि जो मेंडल था इन्होंने मटर के कितने विपर्यासी लक्षणों को लेकर चयन किया था। तो याद रहे, मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर चयन किया था, अपने प्रयोग किए थे। कौन कौन से लक्षण लिए थे वो भी बताएंगे आपको। तो याद रखें, मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे वो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर किए थे। मेंडल ने अपने प्रयोग 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर किए। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर किए। अब ये 7 जोड़ी कौन कौन से थे, तो देखिए इसमें हम 7 जोड़ी लक्षण में पढ़ेंगे। सबसे पहले लक्षण, फिर पढ़ेंगे प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी कौन सा था, अप्रभावी कौन सा था। तो सबसे पहले इन्होंने लक्षण लिया था तने की ऊंचाई। तने की ऊंचाई
जिसमें लंबा और बोना, लंबा एक प्रभावी लक्षण था, अप्रभावी लक्षण बोना था। फिर इन्होंने दूसरा लक्षण लिया था जो पुष्प होता है, उस पुष्प का रंग कैसा होता है। तो पुष्प का जो रंग है वो बैंगनी प्रभावी और सफेद होता है अप्रभावी। फिर उन्होंने बात की जो फली है उस फली का आकृति या फली का रूप कैसा होगा। तो फली या तो फूली हुई होगी और या फिर पिचकी हुई होगी। फिर इन्होंने कहा जो पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति है वो कैसी है। तो अक्षीय भी हो सकती है, कक्षीय भी हो सकती है। तो ऐसे कुल मिलाकर इन्होंने 7 लक्षण लिए थे। अब लक्षण कौन कौन से क्या है वो हम बातें कर रहे हैं उसकी। तो देखिए आपको हेडिंग लगाना है 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन कौन से थे। तो मैं इतना एक बार रफ कर दूं, फिर यहां से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले 7 लक्षण की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से इन्होंने लक्षण चुने थे, ठीक है, कौन कौन से इन्होंने कैरेक्टर लिए थे और उनमें से प्रभावी कौन सा था और अप्रभावी कौन सा था। तो देखिए एक साइड में आप लिखेंगे लक्षण, एक साइड में लिखेंगे प्रभावी और एक साइड में आप लिखेंगे अप्रभावी। अब पहले बात कर रहे हैं कि लक्षण कौन कौन से लिए। तो इन्होंने सबसे पहले लिया था तने की ऊंचाई। पहला लक्षण लिया था जो स्टेम होता है उसकी लेंथ, ऊंचाई, तने की ऊंचाई। मैं पहले लक्षणों की बात कर रहा हूं। फिर उन्होंने दूसरा लक्षण लिया था पुष्प का रंग, फ्लावर का जो रंग है वो कैसा है, पुष्प का रंग। फिर इन्होंने लक्षण लिया था फली की आकृति, फली कैसी है वो लक्षण। फिर इन्होंने एक लक्षण लिया था बीज की आकृति, सीड का, बीज की आकृति। फिर इन्होंने एक लक्षण लिया था बीज का रंग, बीज का रंग कैसा है, कलर कैसा है वो लिया था। नेक्स्ट इन्होंने एक लक्षण लिया था पुष्प का रंग, पुष्प का रंग हो गया, चलो पुष्प का रंग नहीं। फिर इन्होंने लिया था पुष्प की स्थिति, फिर इन्होंने कलर लिया था एक तने की ऊंचाई, पुष्प का रंग, फली की आकृति, बीज की आकृति, बीज का रंग, पुष्प की स्थिति। और एक लक्षण लिया था इन्होंने फली का रंग, कि फली है उस फली का रंग कैसा है। तो एक नेक्स्ट रंग लिया था फली का रंग। तो कुल मिलाकर इन्होंने ये 7 लक्षण लिए थे, ठीक है। अब 7 लक्षण में प्रभावी कौन सा है अप्रभावी कौन सा है वो भी देखेंगे। तो पहले आपको सीधा सीधा याद रखना है कि 7 लक्षण कौन कौन से मेंडल ने लिए थे। तो ये 7 लक्षण आपके सामने है। पहला लक्षण है तने की ऊंचाई, दूसरा है पुष्प का रंग, तीसरा है फली की आकृति, चौथा है बीज की आकृति, पांचवा है बीज का रंग, छठा है आपके सामने पुष्प की जो स्थिति है वो, और 7वां लक्षण होता है फली का रंग, ठीक है। ये कुल मिलाकर इन्होंने 7 लक्षण लिए, किसने, मेंडल ने। अब इन्होंने जो ये लक्षण लिए थे इन्होंने ये भी बताया कि इनमें से प्रभावी कौन सा है और अप्रभावी कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे तने की ऊंचाई। तो तने की ऊंचाई में जो प्रभावी लक्षण था वो तो था लंबा, और जो अप्रभावी लक्षण है वो होता है बोना, ठीक है। याद रहे, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना। तने की ऊंचाई, प्रभावी लक्षण होता है लंबा, अप्रभावी लक्षण होता है बोना। फिर बात करें पुष्प का जो रंग होता है, जो फ्लावर है उस फ्लावर का जो रंग है वो कैसा होगा, उसमें प्रभावी कौन सा है और अप्रभावी कौन सा है। तो देखिए पुष्प का जो रंग है उसमें से जो बैंगनी रंग होता है वो तो होता है प्रभावी लक्षण, और जो सफेद रंग होता है वो होता है अप्रभावी, ठीक है, ये याद रहे। तीसरा है फली की जो आकृति है वो कैसी है, फली होती है ना मटर की, वो कैसी होगी। तो फली या तो होगी फूली हुई, फूली हुई हो सकती है, या कैसी होगी, पिचकी हुई। तो फूली हुई इसका प्रभावी लक्षण है और पिचकी हुई है इसका अप्रभावी लक्षण, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने लक्षण लिया था बीज की जो आकृति है, जो सीड है उसका जो शेप है वो कैसा होगा। तो बीज की आकृति या तो गोल हो सकती है, राउंड, या फिर झुर्रीदार हो सकती है, रिंकल्ड। तो गोल तो है उसका प्रभावी लक्षण और झुर्रीदार है उसका अप्रभावी लक्षण, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने लक्षण लिया था बीज का जो रंग है वो कैसा होगा। तो देखिए
बीज का रंग या तो पीला हो सकता है या फिर हरा हो सकता है। तो पीला इसका प्रभावी लक्षण है और हरा इसका अप्रभावी लक्षण है। फिर इन्होंने कहा कि जो पुष्प की स्थिति है, पुष्प कहाँ लगेंगे, तो उन्होंने कहा या तो पुष्प अक्षीय हो सकते हैं, अक्षीय उसका प्रभावी लक्षण है, या फिर उन्होंने कहा कि पुष्प कक्षीय हो सकते हैं, ये कक्षीय वाला अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने लक्षण लिया था फली का जो रंग है वो कैसा होगा। तो फली का रंग हरा भी हो सकता है और पीला भी हो सकता है। हरा इसका प्रभावी लक्षण है और पीला इसका अप्रभावी लक्षण है। ऐसे कुल मिलाकर मेंडल ने 7 लक्षण लिए थे। याद रहे, कंफ्यूजन मत रखना। देखो यहाँ पर है बीज का रंग और यहाँ पर है फली का रंग। तो बीज का रंग है ना, उसका जो प्रभावी है वो तो है पीला, और जो फली का रंग है उसका प्रभावी है हरा। तो इस यहाँ पर हरा पीला है ना, इसके अंदर कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पर ये विशेष थोड़ा ध्यान देना कि जो बीज का रंग है उसका पीला वो तो प्रभावी लक्षण है और हरा उसका अप्रभावी लक्षण है, लेकिन जो फली का रंग है उसका हरा तो प्रभावी लक्षण है और पीला अप्रभावी लक्षण है। तो ये विशेष याद रखना, इतना एक बार नोट कीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। हो गया, चलो अब देखते हैं कि मेंडल की मृत्यु कब हुई, किस रोग की वजह से मृत्यु हुई, और मृत्यु के बाद में उनके जो नियम थे या उनके जो ये संकरण प्रयोग किए थे उन्होंने उसको किन वैज्ञानिकों ने खोजा और क्या क्या बातें हुई। तो देखिए, लिख लिया होगा आपने, मैं रफ कर लो। तो देखिए, अब बात करेंगे मेंडल की मृत्यु के बारे में। प्रयोग कर रहे थे, बीच में एक रोग हो गया था, गुर्दे का रोग, जिसे आप चीरकाली वृक्कशोथ भी कहते हैं या कोरोनिक नेफ्रिटिस भी कहते हैं। उस रोग की वजह से मेंडल भाई साहब चल बसे। ठीक है, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए, अब बात कर रहे हैं मेंडल की मृत्यु की। तो देखिए, मेंडल की जो मृत्यु हुई थी ये 6 जनवरी 1884 के अंदर हो गई। ठीक है, कहा जाता है कि जो मेंडल की मृत्यु हुई थी ना, वह एक रोग की वजह से हुई थी। उस रोग का नाम है गुर्दे का रोग। उनको किडनी से संबंधित रोग हो गया था। इस रोग का कई किताबों के अंदर नाम लिखा होगा चीरकाली वृक्कशोथ, कोरोनिक नेफ्रिटस इंग्लिश में इसे कहते हैं, चीरकाली वृक्कशोथ। तो इस रोग की वजह से मेंडल भाई साहब चल बसे। ठीक है, मृत्यु हो गई उनकी। ठीक है भाई, अब बात कर रहे हैं कि मेंडल की 1884 के अंदर मृत्यु हो गई। इसके बाद में जो ये मेंडल आज हम पढ़ रहे हैं, या जो मेंडल के जो नियम पढ़ते हैं, जिसे आप प्रभावीता का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा जो नियम आता है उसे कहते हैं स्वतंत्र अफ्यून का नियम, ये किसने दिए और कैसे आए। तो देखिए, मेंडल की मृत्यु के बाद में बात आती है 1900 के अंदर। ठीक है, 1900 के अंदर 3 वैज्ञानिक आए जाते हैं। 3 वैज्ञानिक आए थे। 3 वैज्ञानिक में सबसे पहले वैज्ञानिक था सेरमैक। ये भी कहा जाता है कि ये तीनों ही मेंडल के शिष्य थे। सेरमैक था, एक था कॉल कॉरेंस, कॉल करो कॉरेंस को, कॉल कॉरेंस, और एक था ह्यूगो डी व्रीज। ये तीनों ही कहा जाता है कि मेंडल के शिष्य थे। ह्यूगो डी व्रीज, ह्यूगो डी व्रीज, वह नहीं है, वह है। ठीक है, ये 3 वैज्ञानिक आए थे 1900 के अंदर। ठीक है, और इन्होंने मेंडल के जो ये संकरण प्रयोग थे इनकी वापस खोज की थी। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखिए, सेरमैक है ना, ये सेरमैक तो था ऑस्ट्रिया का ही, मतलब जहां मेंडल था वहीं का ये था, ऑस्ट्रिया देश का मेंडल भी था और ऑस्ट्रिया देश का सेरमैक भी था। कोल कोरेंस था भाई साहब जर्मनी का, और जो ह्यूगो डी व्रीज था ये था हॉलैंड का। तीनों वैज्ञानिक अलग अलग देश के थे, एक ऑस्ट्रिया का था, तो एक जर्मनी का था और एक हॉलैंड का था। अब जो ये सेरमैक था, इस सेरमैक ने क्या किया था, तो सेरमैक ने जो विभिन्न पुष्पीय पादप थे अलग अलग प्रकार के, उन पुष्पीय पादपों पर प्रयोग किए थे। लेकिन जो कॉल कोरेंस था
इन्होंने एक पादप पर प्रयोग किया था जिसका नाम था प्रिमरोज। प्रिमरोज पादप पर इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। और जो ह्यूगो डी व्रिज था, इन्होंने प्रयोग किए थे मक्का पे, मक्का पर प्रयोग। तो तीनों वैज्ञानिक ने अलग अलग चीजों पर अपने प्रयोग किए थे। शेरमैक ने तो किए थे अलग अलग प्रकार के जो पुष्पीय पादप होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर अपने प्रयोग किए थे। कॉल कॉरेंस ने प्रयोग किया था प्रिमरोज पादप के ऊपर, और ह्यूगो डी व्रिज ने अपना प्रयोग किया था मक्के के पौधे के ऊपर। ठीक है, तीनों ने अलग अलग चुन लिया। इसके बाद में बात कर रहे हैं, तो ये जो कॉल कॉरेंस था, इन कॉल कॉरेंस ने काम किया था कि जो मेंडल के जो संकरण प्रयोग किए थे मेंडल ने, उन संकरण प्रयोगों को इन्होंने मेंडल के नियमों में बदल दिया। संकरण प्रयोगों को किसमें बदला था? मेंडल के नियमों में। जिसे आप मेंडल के नियम पढ़ते हो ना, वो मेंडल के नियम किसने दिए थे? कॉल कॉरेंस ने मेंडल के नियमों में बदला। तो कॉल कॉरेंस ने बहुत अच्छा काम किया। क्या काम किया कि मेंडल ने जो संकरण प्रयोग किए थे मटर के पादप के ऊपर, उन संकरण प्रयोगों को कॉल कॉरेंस ने कहा कि ये मेंडल के क्या है? नियम है। मेंडल के क्या है? नियम है। इसके बाद में जो ह्यूगो डी व्रिज है, इसकी बातें करते हैं। इसकी दो बातें आपको याद रखनी है। तो थोड़ा सा मैं रफ करूं यहाँ पर ऊपर की ओर, तो देखिए दो बातें कर रहे हैं ह्यूगो डी व्रिज की। यह हम आगे और पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, इसलिए मैं बता देता ह्यूगो डी व्रिज। ये ह्यूगो डी व्रिज था ना, इन्होंने क्या काम किया था? तो सबसे पहले इन्होंने जो मेंडल के निष्कर्ष थे, उन निष्कर्षों को एक पत्रिका में प्रकाशित करवाया था। उस पत्रिका नाम था फ्लोरा। इस पत्रिका के अंदर, इस समाचार पत्र के अंदर इन्होंने सबसे पहले मेंडल के जो निष्कर्ष थे, उन निष्कर्षों को इन पत्रिका के अंदर छपवाने का काम किया था। मतलब समाचार पत्र के अंदर दिया था, और उस पत्र का नाम था फ्लोरा। क्या नाम था? फ्लोरा। इसके बाद इन्होंने, ह्यूगो डी व्रिज ने उत्परिवर्तन की खोज भी की थी, म्यूटेशन भी की खोज की थी, डिस्कवरी की थी, उत्परिवर्तन की खोज। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हमने सबसे पहले मेंडलिज्म पढ़ा था। मेंडलिज्म में हमने सबसे पहले देखा कि जो आनुवंशिकता के जो आधारभूत सिद्धांत दिए थे, वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। देखिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते जाइए आप, कि जो मेंडल के जो नियम थे, सॉरी, आनुवंशिकता के जो आधारभूत नियम दिए थे, वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1867 में दिए थे। इसके बाद में हमने मेंडल पढ़ा कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इनका जन्म 22 जुलाई 1822 के अंदर ऑस्ट्रिया देश था, उस देश के अंदर एक गांव था सिलीसिया गांव, उस सिलीसिया गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। फिर हमने कहा कि जो अक्टूबर 1843 का समय था, उस समय मेंडल ने ऑस्ट्रिया के अंदर एक ब्रून शहर था, उस ब्रून शहर के अंदर इन्होंने पादरी का पद ग्रहण किया था। पादरी का मतलब चर्च में बच्चों को पढ़ाने वाला। ठीक है, वहीं से इनको ग्रेगर की उपाधि मिली थी। फिर उन्होंने कहा कि जो प्रयोग है, वो प्रयोग में उद्यान मटर यानी गार्डन पी के ऊपर करूंगा, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। फिर उन्होंने अपने जो प्रयोग किए थे, वो लगभग 7 साल तक किए थे, 7 वर्षों तक प्रयोग किए थे। 1856 से लगाकर 1863 तक इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। फिर उन्होंने मेंडल ने जो मटर का पादप था, उसकी 34 किस्मों का यानी वेराइटी का चयन किया था, सिलेक्शन किया था अपने प्रयोग के लिए थे। लेकिन उनमें से उन्होंने सिर्फ 22 लक्षणों को लेकर ही अपने प्रयोग किए थे। फिर कहा कि मेंडल ने जो अपने संकरण प्रयोग किए थे, वह 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर किए थे। अब 7 जोड़ी कौन कौन से थे? तो मैंने आप लोगों को बताया, तने की ऊंचाई, पुष्प का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, बीज का रंग, बीज की आकृति और पुष्प की स्थिति। ये 7 लक्षण थे। इनके प्रभावी और अप्रभावी लक्षण भी लिए थे मेंडल ने और अपने प्रयोग किए थे। फिर हमने कहा कि जो मेंडल था, उसकी मृत्यु 6 जनवरी 1884 के अंदर गुर्दे के रोग की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनकी मृत्यु के बाद 1900 में 3 वैज्ञानिक आए थे, जिनका नाम था शेरमैक, कॉल कॉरेंस और ह्यूगो डी व्रिज। शेरमैक ऑस्ट्रिया का था, कॉल कॉरेंस जर्मनी का था, ह्यूगो डी व्रिज हॉलैंड का था। और यह भी कहा जाता है कि ये तीनों ही मेंडल के शिष्य थे।
शेरमैक ने जो विभिन्न प्रकार के जो पुष्पीय पादप थे, फ्लोरिंग प्लांट्स थे, उनके ऊपर अपने प्रयोग किए थे। कॉलकोरेंस ने प्रिमरोज पादप के ऊपर अपना काम किया था और ह्यूगो डी व्रीज ने मक्के के पौधे के ऊपर कार्य किया था। कॉलकोरेंस ने एक काम और भी किया था। क्या काम किया था कि मेंडल ने जो संकरण प्रयोग किए थे उनको उन्होंने मेंडल के नियमों में बदल दिया। ठीक है। फिर ह्यूगो डी जो व्रीज था, इन्होंने जो मेंडल के निष्कर्ष थे उन निष्कर्षों को एक समाचार पत्र के अंदर डाला था या छपवाया था। उस समाचार पत्र का नाम था फ्लोरा और ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन जो म्यूटेशन होता है उनकी भी खोज की थी। तो ये आज की क्लास में हमने जो मैटर पढ़ा था उसको मैंने एक बार रिपीट भी कर लिया है। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कि मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पादप को ही लेकर क्यों किया था, इसका कारण, और दूसरा पढ़ेंगे हम स्टडी मेथड ऑफ मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग की विधि कौन सी की थी या मेंडल की प्रयोग की विधि कौन सी थी। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।